पहाड़ों के बीच खड़ी की गई जिस मस्जिद को अवैध करार दिया गया है, जिस विवादित इबादतगाह ने सर्द शिमला को उबाल दिया, जिसे गिराकर विवाद को समतल करने का ऐलान वहां की मस्जिद कमेटी कर चुकी है, जिस इबादत खाने को लेकर विवाद थम सा गया था, वहां खड़े होकर ओवैसी के लेफ्टिनेंट जब राख में शाब्दिक फूंक मारकर कथित तौर पर विवादों को सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं, तब पूछा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हिमाचल में आग लगाना चाहती है? क्या शोएब जमई ने जो किया उसमें ओवैसी की भी मर्जी है? क्या वोट के लिए ओवैसी के लेफ्टिनेंट विवाद बढ़ाना चाहते हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले वो तस्वीर देखिए, सुनिए और समझिए कि ओवैसी के दूत संजोली के विवादित मस्जिद के अंदर खड़े होकर कैसे शाब्दिक आंच पर जज्बातों को उबालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप देखिए जितनी हाइट पे जो मस्जिद है, लगभग उसी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग है। क्या आप देख सकते हैं, उधर दिखाइए, इधर जितनी हाइट पे ये मस्जिद की बिल्डिंग है, उतनी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग है। वो आप झंडा लगा हुआ देख रहे हैं, आप बताइए, उससे ज्यादा हाइट है। तो अगर ये इलीगल है कंस्ट्रक्शन, तो फिर बाकी लीगल कैसे हो जाएगा? ये कमाल की बात है। तो इसलिए लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना जो है तय करना पड़ेगा, और ये कोर्ट तय करेगी, लोग नहीं तय करेंगे। जिस विवादित मस्जिद में खड़े होकर शोएब जमाई ज्ञान बांट रहे हैं, दूसरी इमारतों से मस्जिद की तुलना कर कानूनी और गैर कानूनी का विश्लेषण कर रहे हैं, उस मस्जिद में जाने पर रोक है, वहां पहरा है, लेकिन वो वहां ऊपर पहुंचकर अदालत की कुंडी खटखटाने की बात कर रहे हैं। अगर लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना ऐसे तय किया जाएगा, तो फिर 7,000 जो चिन्हित है, फिर उसका क्या करेंगे? इसलिए PIL हम डालेंगे इंशाल्लाह, हिमाचल हाईकोर्ट में डालेंगे, और ये जानेंगे कि भाई बाकी जगह जो डिमार्केशन किया हुआ है उन्होंने, उस पर क्यों नहीं आपकी नजर, सिर्फ मस्जिद पे क्यों नजर देते हैं? ये सवाल पूछने की चीज हम पूछेंगे, हम और दिल्ली के बड़े वकीलों के साथ इंशाल्लाह हम एक पैनल बना के एक PIL के जरिए से हम काम करेंगे, कानूनी तरीके से काम करेंगे। मुसलमानों की एक मुश्त रहनुमाई का दावा करने वाली पार्टी के नेता कह रहे हैं कि शिमला में मुसलमानों की तादाद कम है, सपोर्ट सिस्टम भी बहुत ज्यादा नहीं है, फिरका पसंद ताकतें आवाज उठा रही हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी इन्हें सपोर्ट करने की है। शिमला में रहने वाले जिन मुसलमानों का समर्थन करने के लिए ओवैसी के करीबी पहुंचकर भावनाओं को भड़का रहे हैं, वही उन पर सवाल उठा रहे हैं। उनसे यही आग्रह करते कि भाई तुम हमारा संजोली का माहौल मत खराब करो, हम जो हमारा जो चला सिस्टम, हमने खुद पहल करके जो हटाने को हम तैयार है, और बिल्डिंग का वीडियो दिखा रहे हैं, उनके तो नक्शे पास है, उनको क्या पता कि आगे क्या रूल रेगुलेशन है। हमें पता ही नहीं था कि भाई वो आए क्यों, उनका मकसद क्या है और किस पार्टी से वो रखते संबंध रखते हैं। उन्होंने जो काम किया है, उनको यहाँ की हिमाचल प्रदेश की जो हमारी प्यार मोहब्बत, ये जो यहाँ का माहौल है, उनको यहाँ के इल्म नहीं है, पता नहीं है, मगर जो उन्होंने किया उसका हमें बहुत कहने के सख्ताई के साथ खंडन करते हैं। और हम एक और बात अर्ज करना चाहते हैं, कोई भी पार्टी वाला या कोई भी ऐसा व्यक्ति, हम उनसे आग्रह करते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में कोई भी ऐसी इंटरफेयर ना करे। जिन मुसलमानों के लिए बुझी हुई राख में चिंगारी फूंक रहे हैं ओवैसी की पार्टी के नेता, वही उन्हें खारिज कर रहे हैं। विवादित मस्जिद में उनकी मौजूदगी पर सवाल उठा रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी आक्रामक है, ओवैसी और उनकी पार्टी के नेताओं की मंशा पर सवाल उठा रही है। पार्टी जो ओवैसी की पार्टी है, जो एक समुदाय की पार्टी, उस पक्ष को रखने वाली पार्टी जिसका कह सकते हैं हम, उनका एक प्रतिनिधि, उनका एक नेता शिमला आते हैं और उस मस्जिद जो बंद करके रखी है, सीज करके रखी है, उसके अंदर जाते हैं। कौन उनको लेकर के गया? कि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, उससे सौहार्द जो है और भी ज़्यादा खराब हुआ है, और हम यही कह रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी से उनको बचना चाहिए, और जो लोग उनको लेकर के आए, वहां पर पहुंचाया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब जरा समझिए कि शिमला की संजोली मस्जिद का पूरा विवाद क्या है, जिसे ओवैसी की पार्टी विस्तार के लिए बेकरार है। देवभूमि पर यह विवादित मस्जिद कुफरी के रास्ते में संजोली बाजार से नीचे की तरफ मौजूद है। मस्जिद बनने की शुरुआत 1960 में हुई थी, बाद में 4 मंजिल और जोड़ी गई। 5 मंजिला इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर प्लास्टर और कलर पेंट किया हुआ है, जबकि बाकी 4 फ्लोर पर प्लास्टर पेंट नहीं है। मस्जिद के अवैध कंस्ट्रक्शन का मामला विधानसभा में उठा। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे।
5 सितंबर को बीजेपी के कार्यकर्ताओं, हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों ने संजौली मस्जिद के कथित अवैध निर्माण के खिलाफ शिमला में विरोध प्रदर्शन किया। संजौली मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के कथित अवैध निर्माण के विरोध में इकट्ठा हुए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, दोनों में टकराव हुआ। फिर 11 सितंबर को भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई। फिर 2 दिन बाद दुकानदारों ने दुकानें बंद कर विरोध जताया। तब ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा था कि हिमाचल की सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की, हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। संघियों के एक झुंड ने मस्जिद तोड़ने की मांग की है, संघियों के सम्मान में कांग्रेसी मैदान में। हालांकि ओवैसी मार्का इस सियासत से इतर शिमला की मस्जिद कमेटी खुद विवादित हिस्से पर हथौड़ा चलाने के लिए तैयार हो गई। तब ओवैसी की पार्टी के नेता वहां पहुंचकर विवादों को नया आकार दे रहे हैं, तो हिंदूवादी संगठन मस्जिद कमेटी की मंशा पर भी सवाल उठा रहा है। कौन है सरकार का जमाई है कि शोएब जमाई है मुझे नहीं पता, परंतु ये जो बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहन के यहाँ से यूपी से या हैदराबाद से स्पेशल जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का माहौल जो सौहार्दपूर्ण था उसको बिगाड़ने का काम जो ये लोग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के पास हम लोग आए, पुलिस प्रशासन ने कहा है कि हमें कोई इस चीज़ का ज्ञात नहीं था कि वो कौन व्यक्ति था। जिस तरह से अचानक शिमला को सुलगाने की महीन कोशिश हुई है, इससे सियासत गर्म है। बीजेपी के नेता ओवैसी के साथ साथ हिमाचल की सत्ताधारी पार्टी पर भी सवाल उठा रहे हैं। अनाधिकृत रूप से बनी हुई मस्जिद का विषय हो, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति आज के समय में विवादित बयान देकर भावनाओं को भड़काने का प्रयास करता है, उस विषय में भी सरकार को गंभीरता से नोटिस लेने की जरूरत है। आक्रामक सिर्फ बीजेपी नहीं है, खुद का बचाव करते हुए कांग्रेस भी ओवैसी की पार्टी के नेता पर सवाल उठा रही है। हिमाचल में आए हैं और हिमाचल का राजनीतिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मैटर सब जुडिस है, ये मैटर कोर्ट में है और इसके ऊपर इस तरीके से वहाँ पे जाके कोई वीडियो बनाना, वहाँ पे जाके उसको सेंसेशनलाइज करना, सनसनी बनाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए और जहाँ तक इसके अवैध होने की बात है वो मैटर कोर्ट में है, कोर्ट से निर्णय लिया जाएगा कि क्या इसका जो है फैसला आने वाले समय में लेना है। कांग्रेस, बीजेपी और ओवैसी की पार्टी के बीच सिर्फ पहाड़ पर सियासत नहीं उलझी है। ओवैसी के दूत सिर्फ हिमाचल में लोगों की भावनाएं नहीं उबाल रहे हैं, बल्कि मुंबई में भी कमोबेश यही कर रहे हैं। शिमला को शोएब जमाई सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुंबई बॉर्डर पर इम्तियाज जलील सैकड़ों समर्थकों के साथ उतरे थे। नितेश राणे और संत रामगिरी महाराज के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर इम्तियाज जलील ने विशाल मार्च निकाला था। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। अब शिमला में शोएब जमी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सरकार का दावा है कि देवभूमि पर शांति कायम रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा किया जाएगा, क्योंकि सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि क्या ओवैसी के लेफ्टिनेंट शिमला को सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। आप क्या, आपकी 3 पीढ़ी की ताकत नहीं है 370 को। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जरूर मिलेगा, मगर देंगे तो नरेंद्र मोदी देंगे, नरेंद्र मोदी। चाहे कांग्रेस हो या पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सभी तो जम्मू कश्मीर को आतंकवाद का एक वेयर हाउस बना चुके थे। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है। आर्टिकल 370 का खात्मा होने के बाद हो रहे जम्मू कश्मीर के पहले विधानसभा चुनाव में 2 चरणों की वोटिंग के बाद किसकी साइकोलॉजी मजबूत है और किसकी टूट गई, ये साफ नजर आने लगा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जहां 2 चरणों की 50 सीटों पर वोटिंग पूरी होने के अगले दिन जम्मू कश्मीर में रैलियां करने वाले अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे बीजेपी के दिग्गजों ने अपनी विचारधारा और कश्मीर को लेकर नरेंद्र मोदी की नीति, नीयत और नेतृत्व पर अपना चिर परिचित तेवर बरकरार रखा हुआ है। जय श्री राम, जय जय श्री
श्री राम, भारत माता की। तो वहीं इंडिया अलायंस के कैंप से आए संकेत ऐसे हैं मानो जैसे बीमार का हाल अच्छा ना हो। सच बोलूं तो मैं थोड़ा सा और ये टर्नआउट की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि बॉयकॉट का कॉल था नहीं, कहीं से हमले नहीं हुए, कहीं से वोटरों को दबाने और धमकाने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन मुझे लगता है कुछ हद तक इसमें मरकज की हुकूमत का भी कसूर है। उन्होंने जगह जगह हाई टर्नआउट को एक नॉर्मल सी के तरह पेश करने की कोशिश की। मरकज की हुकूमत ने एक और गलती भी की, उन्होंने वो डिप्लोमेट्स की टीम लाई और वो शायद ये दिखाना चाहते थे श्रीनगर के हवाले से कि देखो जी श्रीनगर में इतनी बड़ी तब्दीली आई, तो श्रीनगर के लोग चाहते नहीं थे कि उनको इस तरह इस्तेमाल किया जाए और उन्होंने कम तादाद में वोट डाले। अब भला उमर अब्दुल्ला साहब से कोई पूछे कि आखिर कहना क्या चाहते हैं। गजब का लॉजिक है कि पहले चरण की 24 सीटों पर वहां के रिकॉर्ड्स के मुताबिक बम्पर वोटिंग हुई, लगभग 62% वोटिंग हुई, तो वो एंटी मोदी वोट थे, मोदी के गुस्से का इजहार था। लेकिन दूसरे चरण की 26 सीटों पर पहले चरण से थोड़ा कम, लगभग 57% वोट पड़े, तो ये इस बात की प्रतिक्रिया थी कि कश्मीर को सामान्य बताया जाने लगा था। अरे भैया, इस लॉजिक से तो दूसरे चरण में और अधिक वोट पड़ने चाहिए थे, क्योंकि तभी तो एंटी मोदी प्रतिक्रिया और स्पष्ट होती। बात शुरू हुई थी कि जम्मू कश्मीर में अब बीच चुनाव, साइकोलॉजी किसकी मजबूत है और किसकी टूटी हुई है। ये सवाल इसलिए मौजूद हैं क्योंकि वोटिंग से पहले अगस्त 2024 में जब राहुल गांधी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटों का समझौता पुख्ता करने गए थे, तभी उन्होंने पहली बार नरेंद्र मोदी की साइकोलॉजी तोड़ देने की चेस्ट थम्पिंग की थी। नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। राहुल ने तभी पहली बार नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना सिकुड़ जाने का लाइव डेमो देने की कोशिश की थी। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। जम्मू कश्मीर में वोटिंग शुरू होने से पहले राहुल गांधी और उनके गठबंधन पार्टनर अब्दुल्ला परिवार का जोश हाई था, लेकिन चुनाव के बीच ये भी गजब हो गया कि उमर अब्दुल्ला को राहुल गांधी की चुनावी रणनीति पर संदेह हो गया है। बुधवार को जम्मू कश्मीर में जब दूसरे चरण की वोटिंग हो रही थी, तब राहुल गांधी के लिए उमर अब्दुल्ला ने धमाका कर देने वाली नसीहत दे दी। राहुल गांधी को उमर अब्दुल्ला की सलाह ये थी कि राहुल कश्मीर छोड़कर सिर्फ जम्मू पर फोकस करें, क्योंकि जम्मू में कांग्रेस अच्छा कर नहीं रही और कश्मीर से उनका लेना एक न देना दो। What the Congress does in Kashmir is not that important. What the Congress does in Jammu is important. And unfortunately, Congress hasn't done as much in the plains of Jammu as we would expect them to do. The lion's share of the seats that the alliance gave in Jammu was to the Congress party. Yet the Congress's campaign in Jammu is yet to begin, and there are only 5 days of campaigning. राहुल गांधी के लिए उमर अब्दुल्ला का ये बयान कश्मीर घाटी में राहुल की सोपोर रैली के ऐन पहले आया। सोपोर रैली से पहले बुधवार को ही राहुल गांधी ने जम्मू में रैली की थी। उस रैली में राहुल गांधी ने चुनाव में जीत हार पर क्या कहा, क्या नहीं कहा, उससे ज्यादा चर्चा उनके इस वायरल बयान की हो रही है। पीओके से रेफ्यूजीज आए, उनसे मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था। सॉरी, कश्मीरी पंडित से जो मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था, वो वायदा पूरा किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी को कश्मीर से दूर रहने को कह रहे हैं। राहुल गांधी कश्मीरी पंडितों पर भाषण पर कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो गजब ये भी हुआ कि बुधवार को सोपोर रैली में राहुल गांधी के सामने ही कांग्रेस नेता हाजी रशीद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन पर सवाल तक उठा दिए।
मगर उसमें कोलिशन बासे सो कोलिशन कुन यम सन झंडन चूर सह कोलिशन। इसलिए राहुल जी उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। हाजी रशीद का ये दर्द इसलिए छलक पड़ा क्योंकि राहुल गांधी की सोपोर रैली के समानांतर सोपोर में ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी रैली हो रही थी। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बीच ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस में दिख रही इस दरार से बीजेपी को बड़ा मौका मिलता दिख रहा है। Umar Abdullah has just announced that Rahul Gandhi has failed in Jammu, thereby announced that the Congress party is losing. जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी, कैसी सरकार बनेगी, ये तस्वीर अभी से नहीं बताई जा सकती। लेकिन नरेंद्र मोदी की साइकोलॉजी टूट जाने का दावा करने वालों की उम्मीद के उलट टीम मोदी का कॉन्फिडेंस जम्मू कश्मीर के चुनाव की गूंज दूर दूर तक सुना रहा होगा। मैं आपको बताता हूं, अगर जीवनलाल जी और दिलीप सिंह जीते तो पूरे भारत में पटाखे जलकर उसका विजय उत्सव मनाया जाएगा। और अगर इनके विरोधी एनसी और कांग्रेस वाले जीते तो भारत में पटाखे नहीं जलेंगे, पाकिस्तान में पटाखे जलाए जाएंगे। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। टीम मोदी के इस धुआंधार प्रचार के बीच कांग्रेस का बचाव ये आरोप लगाकर सामने आया है कि चुनाव में कश्मीर के अलगाववादी बीजेपी की बी टीम का हिस्सा हैं। कांग्रेस जिसने इस देश को आजादी दिलाई, इंदिरा गांधी की जान गई, राजीव गांधी की जान गई, वो देश विरोधी हैं। और तुम किसको घाटी में समर्थन दे रहे हो, चुपचाप पैसा भिजवा रहे हो, कौन कौन लोगों की मदद कर रहे हो वहाँ अलगाववादियों उग्रवादियों की, कि जम्मू कश्मीर को जो अलग करने की बात करते हैं तो उनको तो तुम बता रहे हो तुम जो है राष्ट्रवादी हो। ये भाजपा की बी टीम भाजपा उग्रवादियों अलगाववादियों को मदद कर रही, मेरा सीधा आरोप है। कांग्रेस के इन आरोपों का आधार क्या है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन आज कश्मीर कितना बदला है इसकी एक गवाही यूएन मानवाधिकार आयोग की 57वीं बैठक में उत्तर कश्मीर की एक लड़की ने दिया है। However, this peace and progress have not gone unnoticed by external forces intent on undermining Kashmiri stability. Forces in Pakistan struggling with its own international issues and reliant on militancy and terrorism for regional leverage appears determined to disrupt this fragile equilibrium by fomenting unrest and fueling discord. Inimical forces in Pakistan seeks to undermine Kashmiri's achievements and perpetuate a cycle of instability that it benefits from. These forces still seem thirsty for the blood of Kashmiri innocents. जम्मू कश्मीर के चुनाव में किसी पॉलिटिकल पार्टी या नेता का जोश हाई हो ना हो, किसी की साइकोलॉजी टूटी हो या ना हो, लेकिन ये तो संदेश सामने आ ही गया है कि कश्मीर का जोश हाई है। पाकिस्तान की शह पर कश्मीर को प्रभावित करने वालों की साइकोलॉजी टूटी हुई है। चुनाव के नतीजे कुछ भी हों, लेकिन ये नरेंद्र मोदी की कश्मीर पॉलिसी की जीत जरूर नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। हिमाचल प्रदेश में सुबह एक फैसले का ऐलान हुआ, शाम होते होते इस पर पूर्ण विराम हुआ। पहले वो ऐलान सुनिए जो हिमाचल के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया था। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो पारदर्शिता से इस पर कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके।
तो मंत्री विक्रमादित्य सिंह की तरफ से अपने ऐलान में जो बातें स्पष्ट तौर पर कही गई वो ये कि हिमाचल प्रदेश में खाने पीने के स्टॉल्स आईडी दिखाएंगे, उनके ओनर्स को साफ साफ पहचान बतानी होगी, दुकानों पर आईडी डिस्प्ले करनी होगी, समस्याओं के निपटारे में इससे मदद मिलेगी और पारदर्शिता से कार्रवाई की जा सकेगी। वेंडर्स को अपनी पहचान बताने का सिर्फ ऐलान भर नहीं किया गया था, सोशल मीडिया पर विक्रमादित्य सिंह ने यह फैसला सरेआम कर दिया था। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह रही कि हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ लगी खबर थी। सवाल उठे कि क्या कांग्रेस की हिमाचल सरकार योगी मॉडल को अपना चुकी है? क्या कांग्रेस को समझ आ गया है कि अराजक तत्वों से योगी मॉडल ही बचाएगा? नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के भीतर ही फैसले पर बवाल मच गया, विवाद बढ़ा तो विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट से योगी की फोटो वाली खबर हटा दी। कांग्रेस के भीतर ही हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह के इस ऐलान के बाद विरोध के स्वर फूट पड़े। हिमाचल की सरकार के इस फैसले से मैं सहमत नहीं। जो मैंने देखा कि एक सोशल मीडिया में वीडियो आया था छोटा कि अल्पसंख्यकों के दुकानों के सामने शटर के ऊपर क्रॉस लगा रहे हैं कि इनका हमको बहिष्कार करना है, ये निंदनीय है। और हिमाचल की सरकार ऐसा कर रही है तो वो सरकार में रहने लायक है कि नहीं, उस पर प्रश्न लगेगा। दरअसल दावा किया जाता रहा है कि हाल के वर्षों में हिमाचल में बाहर से आने वाले लोगों की आबादी बढ़ी है, खासकर मुस्लिम आबादी। पिछले दिनों एक अवैध मस्जिद के मुद्दे को उठाते सुक्खू सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के प्रदेश में होने की बात कही थी, जिससे सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया था। ओवैसी ने तो यहां तक पूछ लिया था कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है या फिर बीजेपी की। कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में? जो रोज नए लोग आ रहे हैं, जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय एक दो जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, तो 1900 कैसे हो गए सर? तो क्या सुक्खू सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को यह एहसास हो गया कि भले फैसला सही और सख्त था, लेकिन उन्होंने पांव कांग्रेस की चादर के बाहर फैला दिए हैं? या फिर हाईकमान ने यह एहसास कराया? जो भी हो, पर हिमाचल से बाहर कांग्रेस बड़ी मुश्किल से मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में ला पाई है, और ऐसे में योगी मॉडल का अनुकरण खतरनाक हो सकता है, लिहाजा यू टर्न मार लिया गया। विक्रमादित्य जी ने जो स्टेटमेंट दी है उसमें बड़ी सीधी एक बात कि उन्होंने उस बात का जिक्र किया जिसके सिलसिले में हमने काम करना शुरू किया था हमारी सरकार ने, यानी कि हिमाचल ऐसा प्रदेश है जहां आसानी से किसी आदमी को जो बाहर से आता है उसको पहचाना जाता कि ये हिमाचल का नहीं है। जब हिमाचल के वो लोग नहीं हैं, बाहर के भी हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सिर्फ एक बात को लेकर के हिमाचल में आकर के अपनी पहचान को क्यों वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने शुरुआत की थी, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए। इसमें यूपी का या योगी जी से इसका कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग प्रांत है, हिमाचल प्रदेश के अलग मसले हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों के अलग मुद्दे हैं। इसका और किसी राज्य से या और किसी राज्य के किसी रूल से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर हिमाचल प्रदेश एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। भले विक्रमादित्य सिंह लाख सफाई दें, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी पोस्ट में योगी के उस फैसले वाली खबर को लगाया था जिसमें योगी ने कुछ दिनों पहले यूपी में खान पान की दुकानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर सबका नाम और पता लिखा जाना अनिवार्य किया था। योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक में ये निर्देश दिए थे कि होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और खानपान के तमाम प्रतिष्ठानों की जांच होगी, वहां काम करने वाले हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा, होटल में सफाई मानकों का पालन करना जरूरी होगा, खान पान की चीजों की शुद्धता, पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन का निर्देश भी दिया गया। खान पान के दुकानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर सबका नाम और पता दोनों लगाना अनिवार्य होगा। शेफ हो या वेटर, सबको मास्क और ग्लव्स लगाना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, होटल और रेस्टोरेंट्स में सीसीटीवी लगाना भी जरूरी होगा।
बेधर्मी लोगों को, अपने खुद बेधर्मी हैं, उन्हों को बेधर्मी बना रहे हैं। तो उस वीडियो के आधार पर देखने पर लगता है कि जनता में कुछ लोग धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं, जिससे कि वो लोग लड़ जाएं आपस में कि है। तो उसकी समरसता कायम करने के लिए कानूनी का सहारा हो सकता है। यूपी में योगी सरकार के खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के फैसले के पीछे बड़ी वजह थी हाल के दिनों में सामने आई ढेर सारी तस्वीरें और वीडियोस, और इस फैसले के पीछे मकसद था पवित्रता और शुद्धता को बरकरार रखने का। मुमकिन है कि यही उद्देश्य हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का भी रहा होगा, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक हिमाचल में दुकानदारों की पहचान करना मुश्किल था। लोगों की आशंकाएं सामने आ रही थी, सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी, खाने पीने की शुद्धता को लेकर भी संशय था और समस्याओं के निपटारे के लिए फैसले का दबाव था। सबसे खास बात यह है कि शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान से खुद हिमाचल सरकार ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस सरकार ने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए नेम प्लेट समेत अन्य सुझावों पर कैबिनेट विचार करेगी। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। एक तो वेंडरों की पहचान वाली नेम प्लेट लगाने का योगी मॉडल, दूसरा वोट बैंक के भड़क कर दूर छिटक जाने का खतरा। कांग्रेस ने मूल्यांकन जल्दी से किया और सुक्खू सरकार की तरफ से सफाई दे दी गई। हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी के बारे में समाज के अलग अलग वर्गों से सुझाव मिले हैं। इस मामले के हर पहलू पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जा रहा है। अब सवाल नौ मन तेल होने का है, लेकिन एक बात तो शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि हिमाचल के लोगों की जो अपेक्षाएं और चिंताएं हैं, उसके लिए योगी मॉडल ज्यादा मुफीद है। कम से कम विक्रमादित्य सिंह के फैसले और पोस्ट ने ये संकेत तो दे ही दिया। थूकने की शिकायतें, पैसा मिलाने की शिकायतें, अन्य तरह की घटनाओं की भी शिकायत लगातार आपको देखने को मिल रही है। उसी के दृष्टिगत लोक हित में, जनहित में, समाज की समरसता के हित में ये निर्णय जो लिया गया उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, उसका स्वागत हिमाचल के द्वारा करने का काम किया गया। उसको यूपी से तुलना करने कोई मतलब ही नहीं। कोई यहाँ ये थोड़ा कि फोटो लगा के और सामने रख के रखा जाएगा, कि डिस्प्ले किया जाएगा, कि दिखाया जाएगा कि ये फला की दुकान, ये ढिका दुकान। उनको वो वितरित किए जाएंगे लाइसेंस उस जगह का, सिर्फ इतना ही है। उसको बेवजह का तूल और गलत दिया जा रहा है, ऐसा कोई हिमाचल सरकार का आदेश नहीं है। जिस बात का विरोध होना चाहिए उसका विरोध सभी से है, चाहे वो इंडिया गठबंधन के हों, चाहे फिर और किसी दल के हों। कांग्रेस ने जो बात कही है वो अपना जो भी उनकी तरफ से फैक्ट हैं वो रखेंगे, सामने लाएंगे। तो क्या वोट बैंक के खिसकने के खौफ ने कांग्रेस को यू टर्न मारने पर मजबूर कर दिया? क्या राजनीति और सत्ता के लिए लोगों की सुरक्षा से समझौता किया गया? जाहिर है विपक्ष में बैठी बीजेपी अब ये सवाल पूछेगी। हालांकि प्रदेश सरकार का दावा है कि स्ट्रीट वेंडर से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए वो प्रतिबद्ध है। इस बारे में फैसला लेने से पहले सभी सुझावों पर संवेदनशीलता से विचार किया जाएगा। अब सवाल यह है कि वेंडर्स को नेम प्लेट लगाए जाने के आदेश पर क्या हिमाचल सरकार के भीतर ही एक राय नहीं है, या फिर आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद फैसले में बदलाव किया गया? क्योंकि विक्रमादित्य सिंह ने तो बाकायदा सीएम योगी के फैसले की तर्ज पर हिमाचल में वेंडर्स को अनिवार्य रूप से नेम प्लेट लगाने का ऐलान किया था। तो क्या कांग्रेस के भीतर से उठी आवाजों और वोट बैंक के खिसकने के डर से कांग्रेस ने पलटी मार दी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।